हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की कृतिका बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। और इसके राइटर का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस पूरे पाठ में जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, यानी जो लेखक हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। मतलब अपने उनका जो एक्सपीरियंस है उसे बताते हैं कि जब बाढ़ आती है किसी भी गांव में, तो उस गांव का माहौल कैसा रहता है, उस गांव में जनजीवन कैसा हो जाता है, कितनी कठिनाइयाँ उस गांव को सामना करना पड़ती है। और मतलब जितनी भी सारी बातें हैं, उन सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है कि कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उस गांव में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो इस समरी को जब आप सुनेंगे, तो इसके बाद आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग इस चैप्टर को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और निश्चित ही जब आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो मतलब कि जब ये स्टार्ट करते हैं तो पहले ही ये अपने गांव के इलाके के बारे में बताते हैं कि इनका गांव कैसे इलाके में है, जहाँ पर बाढ़ वाले इलाके से हल्का सा दूर है, जहाँ मतलब ये हल्का सा ऊंचे स्थान पे है, जहाँ पर कि लोग मतलब कि पनाह अगर मान लीजिए आसपास बाढ़ आ जाती है तो लोग वहाँ पे आके थोड़ा आराम कर लेते हैं, या फिर वहाँ पे भी आकर अपना आश्रय एक तरह से बसा लेते हैं। और फिर अपनी कथा बताना शुरू करते हैं कि वो जो लेखक हैं अब अपने बारे में कुछ हिंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गांव में रहने की वजह से उन्हें भी गांव वालों की तरह तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो जो बाढ़ की स्थिति है, जो बाढ़ की घटना है, उसे वो ऑलरेडी ही मतलब पहले से ही झेल चुके हैं उस घटना को, और उसका सामना कर चुके हैं, वो बताते हैं। और कहते हैं कि एक बार की बात है कि वहाँ सन 1967 में उन्होंने बाढ़ का सामना किया था। मतलब सन 1967 में बाढ़ आने वाली है। अब यहीं से अपना पूरा लेख शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि सन 1967 में 18 घंटों तक लगातार बारिश हुई थी, जिसके कारण आसपास का इलाका जो था वो पूरा एकदम डूब चुका था। अब वो उस समय का जो माहौल है उसका वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस समय काफ़ी लोग उत्साहित हैं कि पानी कहाँ तक आया, कब आएगा उनके इलाके तक, कब वहाँ पे बाढ़ आएगी, पानी कैसे आएगा, उसे देखने के लिए काफ़ी उत्साहित है वहाँ के लोग। और कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर दुकानों की बिक्रियाँ बंद हो चुकी है, और उस समय सभी लोग सामान ऊपर नीचे हो रहे हैं। जितने भी नीचे सामान थे सभी ऊपर जा रहे हैं, लोग अपना आश्रय खोज रहे हैं। तो कुछ लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप कह सकते हैं, मतलब उत्सुकता हो रही है कि पानी कैसे आएगा, कब आएगा। तो लेखक भी इसी उत्सुकता में डूब जाते हैं, और वो भी चाहते हैं कि मैं भी देखूं। तो वो भी अपने घर से निकल कर जाते हैं। तो बाद में उन्हें एक रिक्शा वाला मिलता है। रिक्शा वाले को वो रुकाते हैं और रिक्शा वाले से पूछते हैं, तो रिक्शा वाला कहता है कि चलिए आपको घुमा ले आता हूँ। तो वो रिक्शा पे बैठ जाते हैं और उन्हें घूमने लेके जाते हैं। तो जब रिक्शा वाला उन्हें लेके जा रहा होता है, तब वे वहाँ पे जब उतर जाते हैं तो वो पानी का जो भयानक या फिर विशाल रूप आप कह सकते हैं देखते हैं। तो वो काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन रिक्शा वाला तो था बहादुर, वो कह रहा था कि चलिए ना और आगे क्यों ना चलते हैं। और उसी रिक्शा पे उनके आचार्य जी मिल जाते हैं, जो कि उनकी कविताओं से, उनके लेख से, उनके जितने भी काव्य खंड हैं, जितने भी काव्य वे लिखते हैं, उनसे काफ़ी कभी बोर नहीं हुए थे। तो वो मिल जाते हैं। तो वो दोनों लोग तो डरते हैं, और जो रिक्शा वाला था वो कहता था चलिए ना मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, आगे से देखेंगे तो पानी का कुछ मज़ा ही और रहेगा। तो आसपास के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं नहीं, आगे मत जाइए, आगे बिजली की जो करंट है वो वहाँ पर है, अगर आप जाएंगे तो आपको करंट लग सकता है, या फिर आपको बिजली का झटका लग सकता है। इस तरह लेखक इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि उस समय
आकाशवाणी का जो प्रोग्राम था वो ख़ास प्रोग्राम चल रहा था और आकाशवाणी जो है उसकी स्टूडियो में भी पानी आ चुका था और कहते हैं कि इसके स्टूडियो में भी पानी अब आने वाला है। और इस सभी स्थिति को वो लोग एक पान की दुकान पे सुन रहे थे, वहाँ पर रेडियो था और इसी के कारण वहाँ की जो पान की दुकान थी उसी की बिक्री भी बढ़ जाती है। अब लेखक अपने इस लेख को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब वो वहाँ से अपने फ्लैट की तरफ लौट रहे थे और वो फ्लैट के पास अपने जैसे ही पहुँच रहे थे तो वहाँ पे कई अलर्ट वाली गाड़ियाँ लाउड स्पीकर लगा के बोलती हुई जा रही थी कि सावधान हो जाइए, पानी यहाँ आ गया। मतलब लगातार सूचना दे रही थी कि जो पानी की अपडेट्स होती हैं वो लगातार दे रही थी और लाउड स्पीकर की मदद से जन को जागृत कर रही हैं, जन को जागरूक कर रही थी कि इस संकट में डरे नहीं। मतलब वो पूरा वर्णन बता रहे हैं कि उस समय का दृश्य कैसा था। तो उस समय का दृश्य ऐसा ही था कि जो गाड़ियाँ थी वो लाउड स्पीकर से आ रही थी और बता रही थी कि पानी यहाँ आ चुका है, पानी यहाँ आ चुका है और उस सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। तो फिर लेखक कहते हैं कि इसी की प्रतिध्वनि उनके मोहल्ले में पूरे गूंज रही थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे लेखक कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जब वो अपने फ्लैट में पहुंचते हैं तो उनकी जो घर के जो क्या कहते हैं कि हाँ गृह स्वामिनी जो थी उनसे उन्होंने पूछा, यानी जो घर में काम करती हैं उनसे उन्होंने पूछा कि क्या गैस का क्या हाल है, मतलब उनका गैस कैसा है। तो वो कहती हैं कि गैस तो इस समय ख़त्म होने वाला है, लेकिन जो सिलेंडर है वो कुछ समय तक तो चल ही सकता है, पर सिलेंडर में तो कोई मीटर है नहीं कि पता चलेगा। तो यही सब बात करते हैं। तो इससे लेखक इसकी मदद से ये दर्शाना चाहते हैं कि उस समय मतलब कि उन्हें भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इन्हीं सब को बताते हुए लेखक को दो घटनाएं याद आ जाती हैं। एक 1949 वाली, जब महानंदा नदी के द्वारा बाढ़ आई थी, तब भी इसी तरह का आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था वहाँ के लोगों को और कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था जो कि अब कर रहे हैं। और एक बार 1967 में भी जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था, तब ये दो घटनाएं लेखक को याद आ जाती हैं और लेखक इन दोनों का भी वर्णन करते हैं। उसके बाद लेखक अपने लेख को धीरे से और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि 2:30 बज गए हैं मगर अभी तक पानी नहीं आया। मतलब वो ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मतलब उन्हें बहुत बेचैनी हो रही है कि पानी अभी तक क्यों नहीं आया, लगता है कहीं अटक गया। तो वो मन ही मन एक तरह से उत्सुक भी हो रहे हैं और एक तरह से खुश भी हो रहे हैं, दुःख भी हो रहे हैं। खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चलो पानी अटक गया, नहीं आया, अब जनजीवन बच जाएगा। दुःख इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वो दृश्य देखने को नहीं मिला और मतलब कि इसी तरह उत्सुक और सुख और दुःख उनके अंदर है। तो अब उन्हें लगता है कि कुछ देर तक वेट करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि पानी कहीं लगता है बीच ही में अटक गया और फिर उन्हें अचानक से अपने जो रिश्तेदार थे, काफ़ी करीबी दोस्त थे, उनकी याद आ जाती है। उनका मन कहता है कि क्यों ना मैं उनके यहाँ टेलीफ़ोन करके पूछूं कि उनकी हालत कैसी है, क्या उन्हें कोई आर्थिक प्रॉब्लम तो नहीं है, आर्थिक कठिनाई का सामना तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को, कहते हैं कि फिर उनका मन कहता है कि करवट ले लूं। और वो फ़ोन तो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस समय जो टेलीफोन बूथ था वो भी बंद था और वहाँ पे भी पानी आ चुका था सीने तक। तो मतलब पूरे नगर में सीने तक पानी था इसलिए। तो जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बिस्तर पे करवट लेने का मन करता है, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आती है। तो अपने स्वजनों के अरे सॉरी, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में सोचते हैं, फिर अपने याद को लिखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि क्यों ना तब तक मैं कुछ लिख ही लूँ। उनका कुछ लिखने का भी नहीं मन करता है, तो वो कुछ नहीं लिखते हैं और इस प्रकार से अपनी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जब उनका कुछ नहीं करने का मन कहता है तो धीरे रात में अचानक ही उनकी आँख लग जाती और सुबह को एक आदमी आता है और उन्हें उठाता है और कहता है कि पानी आगे से, मतलब वहाँ की भाषा में कहते हैं कि जो आदमी था वो कहता है कि पानी आ गया है। तुरंत लेखक उठकर उत्सुकता के साथ अपने छत पर जाते हैं और देखते हैं पूरा जनजीवन का बहुत बुरा हाल है। कोई जहाँ भाग रहा है वहाँ। उन्हें एक बार के लिए दुख होता है, लेकिन वो फिर चाहते हैं कि क्यों ना इस दृश्य को मैं कैमरे में या फिर जो फिल्म में उसे कैप्चर कर लूँ या फिर उसे पकड़ लूँ। लेकिन
लेकिन उनके पास उस समय वो कैमरा नहीं रहता है। अब वो सोचते हैं कि काश अगर मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता तो मैं इसे टेप रिकॉर्डर में कैप्चर कर लेता, लेकिन उनके पास ये भी नहीं था। तो और उनके पास उस समय एक कलम भी नहीं थी, क्योंकि उनकी कलम चोरी हो गई थी। तो इस तरह से वो अपने मन को सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरह से सांत्वना देते हुए अपनी कहानी का अंत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को की भी मदद हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।